दोस्तों गुड इवनिंग। आज राजस्थान पुलिस जनरल साइंस क्लास 2 देखते हैं दोस्तों। क्लास 2 क्लास फर्स्ट में अपन ने डिस्कस किया था दोस्तों मैटर क्या होता है। पदार्थ की 3 अवस्था पढ़ी थी दोस्तों, ठोस द्रव गैस। पदार्थ की 3 अवस्था अपन ने पढ़ी थी कल, ठोस द्रव और गैस। और ये बताया था कौन कौन सी चीज़ पदार्थ होती हैं, कौन कौन सी चीज़ पदार्थ नहीं होती दोस्तों। इसके बारे में अपन ने कल डिस्कस किया था। पदार्थ की 3 अवस्था डिस्कस की थी और कौन कौन सी चीज़ पदार्थ होती हैं और कौन कौन सी चीज़ पदार्थ नहीं होती, ये चीज़ें अपन ने कल डिस्कस की थी दोस्तों। आज अपन डिस्कस करते हैं इसी कड़ी में आगे। जैसे पदार्थ को अपन द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य भी कहते हैं दोस्तों। तो अपन बात करें, जैसे कल डिस्कस कर लिया था, आज फिर रिपीट कर देते हैं। वायु एक पदार्थ है। वायु क्या है दोस्तों? पदार्थ है। यस या नो? या दूसरा क्वेश्चन आपसे करें, प्रकाश या ध्वनि? प्रकाश ध्वनि ये पदार्थ हैं या नहीं? पदार्थ है या नहीं? तो दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से वायु क्या है? वायु एक पदार्थ है। तो वायु एक पदार्थ है। वायु क्या होता है? यस, वायु एक पदार्थ होता है, ये सत्य बात है दोस्तों। परंतु प्रकाश और ध्वनि पदार्थ नहीं होते, ये एक असत्य बात है। ये क्या है दोस्तों? एक असत्य बात है। और अंतर आणविक जो दूरी है वो ठोसों के मध्य बहुत कम होती है दोस्तों, ये भी एक सत्य बात है दोस्तों। अब अपन देखते हैं तापमान परिवर्तन के कारण ठोस द्रव गैसों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तापमान परिवर्तन के कारण ठोस द्रव गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपन इस चीज को देखते हैं दोस्तों। तापमान परिवर्तन से ठोस द्रव गैसों पर पड़ने वाला प्रभाव। तापमान परिवर्तन के प्रभाव। भाई जैसे बर्फ का ताप बढ़ाया तो बर्फ जल बन गई, जल का ताप बढ़ाया तो वाष्प बन गई, ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है। तो इस प्रकार से तापमान परिवर्तन से पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये कुछ परिभाषाएं हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन, पहली परिभाषा है गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु किसे कहते हैं? गलनांक बिंदु, इसे अपन मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट। तो गलनांक बिंदु क्या होता है? वह ताप जिस पर ठोस गैस में बदलना प्रारंभ करते, वह ताप जिस पर कोई ठोस है वो द्रव में परिवर्तित होने लग जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु कहते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होने लग जाए, वह ताप जिस पर द्रव ठोस में परिवर्तित होने लग जाए उसे अपन गलनांक बिंदु कहते हैं। और जल की बात करें तो जल का जो ठोस द्रव में परिवर्तित होने लग जाए, अर्थात बर्फ का जो गलनांक बिंदु है, बर्फ से जो जल बनेगा, जल द्रव होता है, बर्फ ठोस होता है, तो बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है दोस्तों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ पिघलने लग जाएगी। लोहा की बात करें तो लोहा का गलनांक बिंदु क्या होता है? 1534 सेंटीग्रेड। कितना होता है? 1534 डिग्री सेंटीग्रेड लोहा का गलनांक बिंदु होता है। लोहा द्रव में बदलना चालू हो जाएगा, पिघलने लग जाएगा। लोहा कब पिघलेगा? 1534 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बर्फ कब पिघलेगी दोस्तों? 0 डिग्री
सेंटीग्रेड पे। अब अपन बात करते हैं कुल्फी आइस क्रीम में नमक मिलाया जाता है। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि नमक मिलाने से उसका गलनांक घट जाता है। अब अपन बात करें जैसे कुल्फी या आइसक्रीम, कुल्फी या आइसक्रीम। कुल्फी आइसक्रीम में अपन नमक मिलाते हैं। नमक क्यों मिलाते हैं दोस्तों? नमक इसलिए मिलाते हैं कि नमक मिलाने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। कुल्फी आइसक्रीम का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। नमक मिलाने से वो ज़्यादा देर बाद पिघलती है, अगर नमक नहीं मिलाएंगे तो तुरंत पिघल जाती है। और दूसरा गलनांक का उदाहरण देखें अपन तो दो बर्फ के टुकड़ों को अपन आपस में रगड़ते हैं तो आपस में रगड़ने पर वो चिपक जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में संसर्जक बल लगता है और दाब बढ़ने से भी गलनांक अपना घट जाता है। अब बर्फ के टुकड़ों की बात करें, दूसरा उदाहरण देखें, दो बर्फ के टुकड़ों को रगड़ने पर गलनांक घट जाता है। क्यों घट जाता है? कि उनके मध्य संसर्जक बल लगता है। टुकड़ों को मध्य क्या लगता है? संसर्जक बल लगता है। और जब रगड़ते हैं तो दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से दोस्तों गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। अर्थात दाब और गलनांक एक दूसरे के क्या हैं? विलोमानुपाती हैं। जैसे ही आप दाब बढ़ाओगे गलनांक अपना घट जाएगा। दाब और गलनांक विलोमानुपाती होती हैं। इसीलिए अपन देखते हैं शादी में बर्फ की सिल्ली को तूड़े में रखते हैं, बोरी में डालकर चारा में रख देते हैं। चारा में रखते हैं, क्यों रखते हैं? कि चारा में एक तो उसको हवा नहीं लगती, दूसरा दाब बढ़ जाता है जिससे बर्फ की सिल्ली अपनी पिघल नहीं पाती है। तो चारा में रखने से दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से अपना क्या हो जाता है? गलनांक कम हो जाता है दोस्तों। अब अपन बात करें क्वथनांक बिंदु की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह ताप जिस पे द्रव गैस में बदलता है या पानी उबलने लग जाता है, उसे अपन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब दूसरे परिभाषा की बात करें, क्वथनांक बिंदु जिसे कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। दूसरी परिवर्तन है क्वथनांक बिंदु, इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वह ताप जिस पे पानी उबलने लग जाए। बॉइल कहते हैं ना अपन भाई, बॉइल वो चीज दे दो, बॉइल दे दो, तो पानी उबलने लग जाए। जिस पर पानी उबलने लग जाए, उबलने या वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदलता है। दोस्तों क्या होता है? द्रव गैस में बदलता है। वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदलता है उस ताप को अपन क्वथनांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उस ताप को क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अब जैसे जल का क्वथनांक बिंदु की बात करें तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है दोस्तों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब जल में अपन नमक मिलाएंगे, जल में नमक मिलाने पर, जल है, जल में क्या मिला दिया? नमक। तो जल में नमक मिलाने पर क्या होगा? क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा दोस्तों? क्वथनांक क्या होता है बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ। जल में क्वथनांक मिलाने पे क्या हो जाता है? नमक मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है। जल में नमक मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है और अपना जल्दी उबलने लग जाती है चीज। इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। खाना जल्दी
पकता है, क्योंकि एक तो प्रेशर कुकर में क्या होता है दोस्तों, दाब बढ़ जाता है, और जब दाब बढ़ता है तो दाब के साथ क्वथनांक भी बढ़ जाता है। जैसे ही दाब बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ जाएगा, इसीलिए अपना खाना उसमें जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में खाना क्या पकेगा, जल्दी पकेगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा दाब के साथ साथ, ये होता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। दूसरा, पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब घटने के कारण क्वथनांक घट जाता है। दूसरा, पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है, देरी से पकता है, क्योंकि पहाड़ों पे क्या होगा, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब पहाड़ों पे घट जाता है दोस्तों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहाड़ों पे ऊंचाई पे जैसे जैसे जाएंगे कम हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया तो अपना क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए पर पहाड़ों पे खाना कैसे पकेगा, देरी से पकता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहाड़ों पे खाना देरी से क्यों पकता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिसके कारण क्वथनांक घट जाता है, और जिससे पहाड़ों पे खाना देरी से पकता है। और ये आपको पता होगा, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापते हैं, और गैसों के दाब को, ये तो आप जानते हैं दोस्तों सभी लोग, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, बैरोमीटर। द्रवों के दाब को और गैसों के दाब को, द्रवों के दाब को किससे नापते हैं, पीजोमीटर से। गैसों के दाब को मैनोमीटर से नापते हैं दोस्तों। इसको पीजोमीटर से नापते हैं और इसको मैनोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, मैनोमीटर एक यंत्र होता है, उससे अपन गैसों के दाब को मेजर कर लेते हैं दोस्तों। अब देखते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वीकरण क्या होता है, या ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ठोस का, किसी भी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वीकरण। तीसरी परिभाषा देखते हैं, ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वीकरण। ठोस का सीधे गैस में बदलना, तो मतलब द्रव में नहीं बदले, सीधे गैस में बदल जाता है, तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वीकरण कहते हैं दोस्तों। या वे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाते हैं, या ताप बढ़ाने पर ठोस सीधे किस में बदल जाता है, वाष्प में। ताप बढ़ाने पर या गर्म करने पर ठोस सीधा वाष्प में बदल जाता है, इस क्रिया को अपन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर, आयोडीन, नौसागर। जैसे कपूर की गोली है, उसको गर्म करेंगे तो सीधा वाष्प में बदलेगी। कपूर, आयोडीन, नौसागर, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन की गोली। अमोनियम क्लोराइड व नेपथलीन की गोली, ये सभी ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। ताप बढ़ाने पर सीधे ठोस से किस में बदलते हैं दोस्तों, वाष्प में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, वाष्प में बदलते हैं। ठोस से सीधा वाष्प में बदलना। और दोस्तों दूसरा, एक चौथी परिभाषा होती है विक्षेपण। निक्षेपण कहते हैं उसे अपन, निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है कि कोई भी गैस पदार्थ का ताप बढ़ाएं
गैस का ताप बढ़ाने पर गैसीय पदार्थ सीधा किस में बदल जाए? ठोस में। कोई भी गैस पदार्थ का अपन ताप कम करें, सॉरी बढ़ाए नहीं, ताप कम करें तो गैसीय पदार्थ का ताप कम करने पर और गैसीय पदार्थ सीधा ठोस में बदल जाए तो उसे अपन कहते हैं निक्षेपण। जैसे ताप घटाते हैं, ठोस CO2 होता है, जैसे दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 का ताप कम करेंगे, ठोस CO2 का ताप कम करेंगे तो ठोस CO2 किस में बदल जाएगा? शुष्क बर्फ में। तो अपन कहते हैं शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि ठोस CO2 का जब ताप घटाते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं तो वो जम जाता है, ठोस बन जाता है। ये ठोस CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में होता है। जैसे इसका ताप करेंगे तो ये बर्फ के रूप में जम जाता है। इस क्रिया को अपन निक्षेपण कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण की बात करते हैं दोस्तों। वाष्पीकरण क्या होता है? द्रवों का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। पांचवी परिभाषा की बात करें, वाष्पीकरण द्रवों का गैस में बदलना, द्रवों का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है दोस्तों। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक है पृष्ठ का क्षेत्रफल या सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल दोस्तों, सतह का क्षेत्रफल क्या है? जैसे हम कप में चाय पी रहे हैं दोस्तों, कप में चाय पी रहे हैं तो आपकी चाय का क्षेत्रफल कम है तो ताप ठंडी होने में अधिक समय लेगी। ठंडी होने में क्या समय लेगी? अधिक समय लेगी। और आप उसी चाय को अगर थाली में पीते हैं तो ये क्षेत्रफल बढ़ गया और इसका क्षेत्रफल बढ़ने से तुरंत ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने में कम समय लेती है, कम समय लेगी। तो दोस्तों सतह के क्षेत्रफल भी क्षेत्रफल पर वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है। सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होगी। क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वाष्पीकरण तुरंत हो जाएगा, क्षेत्रफल कम है तो टाइम लगेगा। दूसरा है आर्द्रता नमी। आर्द्रता व नमी के वाष्पीकरण विलोमानुपाती होता है। आर्द्रता जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं अपन, ह्यूमिडिटी जिसको कि हाइग्रोमीटर से नापते हैं दोस्तों, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी से नमी कहते हैं। वायुमंडल के इकाई आयतन में उपस्थित नमी की मात्रा अपन गांव की भाषा में उमस कहते हैं दोस्तों। तो उमस के वाष्पीकरण विलोमानुपाती होता है। अगर आर्द्रता ज़्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा, अगर नमी है मौसम में तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? कम होगी, वस्तु ज़्यादा समय में ठंडी होगी। दूसरी बात करें वायु की गति। तीसरा पॉइंट है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला वायु की गति। अब दोस्तों इसमें अगर वायु की गति ज़्यादा है, वायु की गति, हवा तेज गति से चल रही है तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा, अर्थात कोई वस्तु तुरंत ठंडी हो जाएगी, वाष्पीकरण बढ़ जाता है। चौथे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तापमान। तापमान वाष्पीकरण के समानुपाती होता है। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, तापमान घटाएंगे तो वाष्पीकरण घट जाएगा। तापमान वाष्पीकरण के समानुपाती होता है दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों गर्मियों के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि ताप ज़्यादा होता है, इसलिए तुरंत से सूख जाते हैं। और बुखार से पीड़ित व्यक्ति के माथे पे गीला कपड़ा रखने पर तुरंत सूख जाता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है ताप बढ़ने के कारण। तो पसीना सूखने पर ठंडक महसूस भी वाष्पीकरण की क्रिया के कारण होती है। तो मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा रहता है क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में गैप होता है ठोसों को बीच, ठोस पदार्थों के बीच, तो उसमें पानी रिश्ता रहता है, इसलिए मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा रहता है। गर्मियों के दिनों में कपड़े तुरंत सूख जाते हैं क्योंकि ताप ज़्यादा होता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तो ताप बढ़ने से तो कपड़े तुरंत सूख जाते हैं दोस्तों। अब बात करें हिमांक, छठी परिभाषा हिमांक। हिमांक बिंदु क्या होता है? जिसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ
ठोस में बदलना स्टार्ट कर देता है। हिमांक क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं हिमांक को दोस्तों। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलना स्टार्ट कर देता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। उस ताप को, उस द्रव का क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु कहते हैं दोस्तों। और जल का जो हिमांक बिंदु है, जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही कम जाएंगे -1 -2 -3 -4 तो जल अपना जमता जाएगा। 0 से ही जमना चालू हो जाता है। तो 0 से इधर जल जमना चालू हो जाता है। तो जल का हिमांक बिंदु क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। और जल में अशुद्धि मिला दें अगर अपन, जल में अशुद्धि मिलाने पर हिमांक क्या होगा? हिमांक बिंदु घट जाता है। अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है? हिमांक घटता है। और नमक मिलाने पर भी हिमांक घटता है। जल में नमक मिलाएंगे तो भी अपना हिमांक बिंदु क्या होगा दोस्तों? घट जाएगा। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का सर्वाधिक घनत्व होगा या जल के कणों की चाल सर्वाधिक होगी दोस्तों। जल का घनत्व सर्वाधिक घनत्व होगा या जल के अणुओं के बीच सर्वाधिक चाल होगी या जल का सर्वाधिक घनत्व होगा दोस्तों। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इस पे तो जल जमा रहता है, अणु बिल्कुल गाढ़ा रहता है। ये जो बिंदु है इस पे भी जमना प्रारंभ कर देता है। तो इससे इधर जल है जो द्रव में रहता है। तो जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। इस पे सामान्य अवस्था में जल रहता है और 0 पे जमना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और जैसे ही 4 से ऊपर जाएंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ बढ़ेंगे तो जल की वाष्प बनने लग जाती है। तो इधर भी घनत्व घटता है और इधर भी घनत्व घटता है। सर्वाधिक घनत्व क्या होता है जल का दोस्तों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन रेलवे व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल अपन बात करेंगे दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना क्या होती है उसके बारे में। साइंस राजस्थान पुलिस जनरल सामान्य विज्ञान क्लास 3 में बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वे सब्सक्राइब करवाएं जिससे कि उनकी तैयारी यथावत बनी रहे, नई वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल जाए दोस्तों।